नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत करने से पहले एक सबसे गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसान आंदोलन में एक नाम बहुत प्रचलित हुआ जिसे 4 आदमी नहीं जानता था। मीडिया की कृपा से और सोशल मीडिया की क्रांति से अब उसका एक नाम और एक काम बन चुका है, एक पहचान बन चुका है। नाम है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत तरह तरह की गारंटी मांग रहे हैं। उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुझे अच्छा लगा, मैं चूंकि लोकतांत्रिक देश का रहने वाला हूं और लोकतंत्र पर पूर्ण आस्था रखता हूं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करता हूं। इस देश में किसी भी ऐसे जन आंदोलन, जन आक्रोश या मांग जो जनता जनार्दन के तरफ से आता हो, उसको गैर कानूनी या बेकार नहीं मानता। लोकतंत्र में कुछ भी मांगने का अधिकार आपको है। कानून सम्मत है कि नहीं, देने योग्य है कि नहीं, ये सरकारों का काम है। सरकार देती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं देती है, तब भी वो हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी हुई, हमारे लिए है। हमें उसकी मजबूरियों को समझना चाहिए, समझना पड़ता है। लेकिन राकेश टिकैत ने एक नारा दिया था अपने मुजफ्फरनगर पंचायत में, अल्लाहू अकबर। जब प्रेस ने पूछा कि भाई आपको किसान में अल्लाहू अकबर और जय शिव शंभू लाने की क्या जरूरत थी, तो उन्होंने बताया था कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। राकेश टिकैत को एक बात मैं बता देना चाहता हूं, या उन तमाम लोगों को जो लोग धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करते हैं, कि आपके देश में संविधान किस तरह से दोहरी सोच रखती है, दोहरी मानसिकता रहती है, दोहरा और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर मौलवी ने निकाह पढ़ाया वो मान्य है, पादरी ने आपका मैरिज पढ़वाया वो मान्य है, लेकिन पंडित जी ने पूरे 7-8 दिन तक पूरे विधि विधान से, मंत्रोच्चार से आपके पूरे गांव, दोनों वर वधू के पक्ष के लोगों के सम्मुख हो करके आपका विवाह कराया, वो मान्य नहीं है। उसको आपको कोर्ट में पंजीकृत करवाना पड़ेगा। राकेश टिकैत इस विषय पर कुछ नहीं बोले कि हमारा संविधान हमको किस तरह से दो राह पर खड़ा किया है और दो तरफा हमारे साथ व्यवहार करता है। ये स्थिति है इस देश में हिंदुओं की। खैर, ये तो टैगलाइन था, आगे की लाइन आपसे बात करता हूं। मित्रों, जो मुझे इस किसान आंदोलन में सबसे सुंदर लगा, जो सबसे बढ़िया लगा, जिसका मैं बड़ा आदर करता हूं, वो था किसानों की एकता। चाहे वो फर्जी लोगों के द्वारा आयोजित किया गया हो, धन्ना सेठों के द्वारा फंडिंग किया गया हो, राजनीतिक मोदी विरोधियों के द्वारा उसको आयोजित किया गया, वो जो हो, लेकिन एक चीज जरूर थी कि संयुक्त किसान यूनियन नाम का एक संस्था का वर्चस्व कायम हुआ और उसकी संगठन क्षमता देखने को मिला। मैं उस संगठन क्षमता का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। लोकतंत्र में किसी भी संगठन जो राष्ट्र की बात करता हो, राष्ट्रवादिता की बात करता हो, देशवासियों की बात करता हो, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, उसको नीचा नहीं दिखाया जा सकता। मैं समस्त किसान यूनियन, उनके पदाधिकारियों, उनके कर्मचारियों और उनके मानने वालों को मैं अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। लगे हाथ एक बात करता हूं कि आपने मांग किया है कि अभी तो ये ट्रेनिंग हुई है, आंदोलन तो अभी चलेगा। अगर आप एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं देंगे, पराली जलाने पर लिखित गारंटी नहीं देंगे, किसान बिल माफी पर लिखित गारंटी नहीं देंगे, किसानों के विरुद्ध हुए मुकदमे पर लिखित गारंटी नहीं देंगे, ट्रैक्टरें जो फूंक दी गई हैं या जो पुलिस थानों में बंद की गई हैं, या ट्रैक्टरें जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं किसानों के आतंक से, उसके जगह आप नया ट्रैक्टर नहीं देते, वगैरह वगैरह वगैरह, बला बला बला। जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र में मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप कुछ मांगते हैं और अगर आप सरकार देता है तो हमें कोई बुराई नहीं है, हमारे टैक्स के पैसे से ना दे, मुझे ऐतराज है। अब मैं जनता के तरफ से, अपने तरफ से कुछ मांग किसानों से करना चाहता हूं, किसान आंदोलनकारियों से करना चाहता हूं, संयुक्त किसान यूनियन से करना चाहता हूं। और मेरा मांग जेन्युइन है। अगर आपको लगता है कि मेरा मांग जेन्युइन है तो कृपया अपना आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मांग क्या है?
आप लोग जानते होंगे कि आजकल आप सुनते होंगे कि कोई 5 साल का लड़का, कोई 15 साल का लड़का, कोई 10 साल का लड़का कैंसर से ग्रसित हो गया है, उसे वो कैंसर का मरीज हो गया है। लाइलाज बीमारी पकड़ रही है छोटे छोटे दूध पे दे बच्चों को भी, जबकि कहा जाता है कि ये जो लाइलाज बीमारियां हैं ये तरह तरह के केमिकल के इस्तेमाल से और तरह तरह की बुराइयों के संपर्क में आने से या व्यसन के अपनाने से होता है। आपने सुना होगा कि फलां आदमी को कैंसर हो गया, बीड़ी भी नहीं पीते थे, शराब को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया, बाहर का कभी खाना नहीं खाया, फिर भी वो कैंसर से ग्रसित हो गए। फलाना आदमी का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट तो उनका बड़ा बढ़िया था, ऐसा तो कोई बीमारी थी नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ? आज इस विषय पर रोशनी डालेंगे। ये सीधा सीधा किसानों से और हमारे देश के आमजन से संबंधित है, इसीलिए मैं किसान आंदोलन में लगे हुए उन तमाम लोगों, किसानों के तरफ से बात कर रहे, फील्डिंग कर रहे लोगों से, अखिलेश जी को नमस्कार से मैं ये आग्रह करता हूं कि मेरे बात को ध्यान दें और इस विषय को भी अपने आंदोलन में सम्मिलित करें। ये मेरा मांग है, भारतवासी का मांग है, आम देशवासी की मांग है। आप एमएसपी की गारंटी मांगते हैं, साथ में आप इस बात की गारंटी क्यों नहीं मांगते कि जो जहरीले कीटनाशक का छिड़काव आप अपने खेतों में करते हैं, जिसके फसल में लगने से उसमें जो बीज उत्पन्न होता है वो विषैला और इतना जहरीला होता है कि उसको खाने से लोगों में कैंसर हो रहा है, लाइलाज बीमारी हो रही है, शरीर में तरह तरह के व्यवधान आ रहे हैं और अलग अलग तरह की नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। एक आंदोलन इसके विरुद्ध भी हो, इसके लिए भी हो। जो पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं मात्रा से ज्यादा, उसको रोकथाम के लिए कोई इलाज हो, कोई आंदोलन हो, कोई मांग हो। इन सब विषयों पर जब तक आप इनको बातों के हाँ राहुल जी नमस्कार, प्रणाम भैया, बहुत अच्छा लगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो इन सब विषयों को भी आप अपने साथ सम्मिलित करें, क्योंकि आप किसान हैं, आप फसल उगाते हैं और हम आपके फसल आपके उत्पाद को खाते हैं, तभी हम जीवित हैं। मैं जो बोल रहा हूं इसलिए कि मैं कम से कम 24 घंटा पहले तक भोजन किया हूं। हालांकि आपको बता दूं कि मैं भोजन करके बैठा हूं, मैं 9:30 बजे खाना खाता हूं, 10 बजे बोलता हूं, 11-12 बजे इसको पोस्ट वोस्ट करके फिर सोता हूं। ये दिनचर्या है, मतलब आपकी उगाई फसलों की वजह से ही मैं जिंदा हूं, इसमें कहीं कोई दो नहीं। लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसे फसल खा रहा हूं जिसमें बीमारी है, जहरीले कीटनाशक है, जहरीले रासायनिक खाद्य है और तरह तरह करके जहर आपके फसलों में सम्मिलित है, मिक्स है और जानबूझ करके मिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आपका उद्देश्य मेरा जान लेना है और आप पर लापरवाही से जान लेने का मुकदमा क्यों न कायम की जाए, लेकिन ये प्रश्न भी है कि क्यों न की जाए। आप जानते हैं ना कि ये जहरीला पदार्थ है। मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब में, हम तो सामाजिक लोग हैं, देश दुनिया में घूमते रहते हैं, मैं पंजाब में गया था। हमारे एक मित्र थे, वो राजनीतिक आदमी थे, दिल्ली में उनसे संपर्क था। उन्होंने बोला था कि चलो गांव घूम आते हैं, 2-3 दिन का मामला है, आ जाएंगे। चलो चलते हैं, क्या दिक्कत है। नई नई गाड़ी उन्होंने दिल्ली में लिया था, उसी गाड़ी पर बैठे बैठे हम लोग पंजाब चले गए। मैं देखा कि उनके खेत में पहले से 2-2.5 करोड़ की गाड़ियां खड़ी थी और साथ में ये भी एक नई गाड़ी आकर के लग गई। तो मैं बोला जी आपका कोई बिजनेस बोला? नहीं, खेती ही मेरा बिजनेस है। फिर वो देखा, मतलब कुछ दूर तक अनाज की छली फेंकी हुई थी, इतना ज्यादा मतलब पैदावार था। अच्छी बात है। एक चीज जो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, वो मैं देखा कि एक जगह उनके जो फार्म हाउस टाइप का विशाल घर था, उसमें देखा कि 1-2 बोरी कोई अनाज पड़ा हुआ था। मैं बोला ये 2 बोरी क्यों है? तो राकेश ये ना, ये जो अपने घर के आजू बाजू खेत है ना, जिसमें हम ये गाय वाय और भैंस वैंस की गोबर वोबर डालते हैं, ये उसमें का उपज है जिसको हम खाते हैं। मैं बोला हम खाते हैं मतलब जो हम खाते हैं ना, वो उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते। असल में वो खाद वाद का इस्तेमाल तो हम इसलिए करते हैं कि फसल बढ़े, फसल उपजाऊ ज्यादा हो। ये थोड़ी फसल कम होती है, इसकी गेहूं थोड़ा मधेश होता है, तेज लाइट मारता हुआ नहीं होता। इसके चना, इसका मक्का जो होता है उसमें थोड़ा लाइट कम होता है, लोग खरीदते नहीं है और उपज भी इसकी बहुत कम है। वो तो मजबूरी है कि हम अपने लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, खुद खाते हैं। जहरीली पेस्टिसाइड वाला हम नहीं खाते हैं। मित्रों, आपको एक और चीज याद, वो मैं नाम नहीं रखूंगा,
दिल्ली का एक नामी कंपनी है, मतलब रेस्टोरेंट है, मिष्ठान है, मतलब मिठाई उसका दिल्ली में सबसे मशहूर मिठाई का दुकान है। मेरा वो क्लाइंट है। जब आदमी बात करते करते थोड़ा खुल जाता है तो मैं क्या हुआ कि दिवाली के 1 हफ्ता 10 दिन पहले से हम लोग किसी कंपनियों में नहीं जाते हैं कि कहेगा कि दिवाली का गिफ्ट लेने के लिए आ गया। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि महीना 1.5 महीने पहले से आने जाने की जरूरत ना, अगर कोई बहुत जरूरी ना हो तो। उन्होंने दिवाली के 2 दिन पहले मेरे को फोन किया, परमार जी कहाँ है? मैं बोला घर में हूँ सर। घर में क्यों? आप ऑफिस में क्यों नहीं आ रहे? मैं बोला जी दिवाली वाली के पहले और 1 आध महीना बाद तक मैं नहीं आता हूँ। बोला वो कोई बात नहीं, आप आइए, काम है। मैं उनके घर गया और घर गया तो उन्होंने मेरे को कोई आधा किलो के करीब एक मिठाई दिया, पेड़ा टाइप, हमारे यहाँ पेड़ा कहते हैं, यहाँ आप बर्फी समझ लीजिए। तो चूंकि खुला हुआ था उसे, मैं बोला क्या सर? बच्चों को बताया था कि फलाना वाला मैं दुकान का काम देखता हूँ, अब की बार बढ़िया वाला मिठाई ले आऊंगा 2 किलो। बोला वो अच्छा वो वाला चाहिए? हाँ 10-20 किलो ले लो, तुम्हारी गाड़ी में जितना हो मैं भरवा देता हूँ। मैं बोला फिर ये कोई वैष्णो देवी का प्रसाद है? बोला नहीं राकेश, असल में क्या है कि ये मिष्ठान हमारे घर का बना हुआ है जो हम अपने रिश्तेदारों मित्रों में बांटते हैं। तुमको आया, तुम फोन किया कल आज आ रहे हो, तो अब आधा किलो ही रह गया है। इसीलिए मैं कहा कि नहीं कुछ तो जरूर हो, खाली हाथ राकेश को नहीं भेजेंगे। मैं बोला सर ये गोदाम मिठाई से भरा हुआ है, आप कहे आधा किलो है? बोला नहीं राकेश, जो गोदाम में भरा हुआ है ना तो तुम्हारे लिए ना वो हमारे लिए है, वो बेचने के लिए है। मैं बोला सर एक बार फिर से स्पष्ट करिए। बोला राकेश वो जो मिठाई है ना वो बेचने के लिए है, वो दूध नहीं होता। हाँ दीपक, शुभ आशीर्वाद। वो सब चलानी माल है और वो हमारे यहाँ -डिग्री टेम्परेचर और फ्लेवर में है, इसलिए वो स्वादिष्ट लगता है। तुम घर के फ्रिज में लेके जाओगे तो 2 दिन के बाद ये खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा फ्रिज और मेरे फ्रिज में बड़ा अंतर है। तुम्हारा फ्रिज ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का होगा, मेरा फ्रिज 2.5 करोड़ रुपए का है, और वो उसमें रखा जाता है -20-30 टेम्परेचर में। इसलिए हम इसमें नहीं खाते। हम मिठाई खाते हैं चूंकि दूध हमारे यहाँ आता है दूधिया से, हम उसको इकट्ठा करते हैं और अपने लिए रिश्तेदार गेस्ट में को सबको पता है नहीं कि हमारे रिश्तेदार का मिठाई का दुकान है, तो मिठाई देना पड़ता है। जैसे तुम कह रहे हो कि मिठाई हम लेंगे, इसी वजह से ये है और इसी में से हमने तुमको थोड़ा बना के दिया। रुद्र प्रताप को शुभ आशीर्वाद। तो हम बड़ा आश्चर्य में पड़े कि भाई ऐसा भी होता है कि दुकानदार अलग सामान दूसरे के लिए करता है, अपना सामान दूसरे के लिए करता है। एक और नाम लिखूंगा मैं, दिल्ली का एक और नामी रेस्टोरेंट है। दिल्ली में क्या, दुनिया में उसका बड़ा नाम है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मेरा क्लाइंट है वो। हम जब उसके रेस्टोरेंट में गए तो देखे कि वो दाल रोटी और भुजिया टिफिन में लाया हुआ खाना खा रहे हैं, और मालिक ने बुला लिया, राकेश भाई यहाँ जरा अंदर, ये 2 मिनट बात करना है, मेरे को जल्दी है। तो मैं बोला सर दुनिया है आपके यहाँ खाने खाने के लिए आती है और आप घर से लाते हैं? बोला राकेश वो हम नहीं खाते हैं, तो वो हमारे लिए होता भी नहीं, वो सब फ्लेवर वाले मसाले होते हैं और वो खाने योग्य होता नहीं। तो बाहर के लोग खाते हैं, हम रोज रोज अगर खाएंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। एक नामी रेस्टोरेंट अपना भोजन नहीं करता, एक नामी हलवाई अपना मिठाई नहीं खाता, एक नामी किसान अपना उपज का फसल खुद नहीं खाता, आपको खिलाता है। अब आप समझिए कि वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है। तो क्यों न इस पर लापरवाही से आपका जान लेने की मुकदमा कायम की जाए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। अगर आपको लगता है कि मेरा मुद्दा सही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज मेरा मांग वही है राकेश टिकैत और उनके टीम से, संयुक्त किसान यूनियन से, कि आप किसान हैं, आप ही फसल उगाते हैं और किसान भाई आपकी बात सुनते हैं, तो क्या एक आंदोलन इस बात पर नहीं हो कि आप जहर उगाना बंद करें, आप जहर बनाना बंद करें, आप जहरीली चीजों का उत्पाद बंद करें, क्योंकि आपके ही उत्पादित सामानों को हम खाते हैं और बीमार होते हैं। आप ही के उत्पादित सामानों को खा करके हम कैंसर का मरीज हो रहे हैं, तरह तरह के बीमारी का मरीज हो रहे हैं। जबकि देश दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देशों में इन सब चीजों पर बैन है, लेकिन हमारा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में कुछ भी चीज हो तो उस पर राजनीतिक विरोध ना हो तो कहा जाएगा कि यार ये विरोधी धर्म का अपमान हो गया। जैसे आपको एक मजे की बात, इसको हंसने वाली बात है, ये मजे लेने वाली बात है।
विशेषज्ञों की एक कमेटी ने राय लिया कि भाई जो लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल है, ये क्यों दोनों की उम्र बराबर कर दिया जाए। एक तरफ तो सारे लोग कहते हैं कि आप पुरुष और महिला को दो दर्जे के क्यों मानते, दोनों को बराबर क्यों नहीं मानते। हमारा संविधान भी बेटा बेटी में फर्क नहीं करता, अब हमारा समाज भी बेटा बेटी में फर्क नहीं करता। हमारे न्यायालय से भी अब ये आदेश आ गया है कि पिता के संपत्ति में सारे बच्चों का बराबर हैसियत है, संपत्ति पर बराबर अधिकार है। तो फिर शादी में बराबर क्यों नहीं, क्यों लड़की का उम्र 18 साल और लड़के का उम्र 21 साल हो। इसको विचार करके सरकार ने ये निर्णय लिया है कि लड़की की उम्र भी अब लड़के की उम्र के बराबर 21 साल कर दिया जाए। 21 साल की जब लड़की होगी तो शादी योग्य मानी जाएगी, 21 साल का लड़का होगा तो शादी योग्य माना जाएगा। अब ये एक संवैधानिक प्रश्न है और एक वैज्ञानिक प्रश्न है। इस पर आमतौर पर चिकित्सकों को बोलना चाहिए, गायनिलिस्टों को बोलना चाहिए, महिला रोग प्रसूति रोग विशेषज्ञों को बोलना चाहिए और डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बोलना चाहिए कि उचित है कि अनुचित है। लेकिन हमारे एक बकरुद्दीन मियां है, लोकसभा में सदस्य हैं, तिरंगे को पर थूकते हैं, जनगण मन पर बैठते हैं, उठते नहीं है और राष्ट्रगान को कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि हम तो बकरुद्दीन मियां हैं और बकरी पूजक वाले को के सामने ही सजदा करते हैं, बाकी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है बड़ी बेशर्मी और बेहयाई से कि जी अगर सरकार ये निर्णय ली है उसे लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी और लड़कियां आवारा होंगी, और वो चुपचाप है, अभी तक सलामत है, उनके मरने की सूचना नहीं है, ना ही उनके टांग टूटने की कोई सूचना है, ना ही उन पर कोई सज्जनों और भाइयों बहनों के भाइयों ने उन पर कोई हमला करने की सूचना किसी समाचार चैनल पाया है। मतलब वो एकदम बेहयाई से अपने बंगले में आराम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उनके नेता अखिलेश यादव से जो बोला गया तो बोले कि वो बुजुर्ग हो गए हैं और बुजुर्ग हो गए हैं और मीडिया वाले कुछ उकसा कर बुलवा देते, इसलिए अनाप शनाप बोल देते हैं। हमारे गांव में बुजुर्गों को घर में बैठाया जाता है, जिस तरह से तुमने अपने बाप को बैठा दिया है इनको भी बैठा दो। इनको तिलंगी की तरह से घुमा रहे हो और ये सरेआम महिलाओं को गाली दे रहे हैं। इस बात के लिए कौन जिम्मेवार है। तो हमारे देश में राजनीति में विरोध सबसे जरूरी है। इसीलिए अगर इस देश पर कोई पेस्टिसाइड पर रोक की बात करेगा, अगर सरकार ऐसी कोई बिल लाती है तो विपक्ष उसका विरोध करेगा, बोलेगा बड़ा गलत बात है। आपको एक बता देता हूं, मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने एक अनुशंसा किया था कि ये जो जहरीली दूध बनाई जाती है खाद से, यूरिया से, पोटाश से और तरह तरह के केमिकल से, जिसका रंग सफेद होता है लेकिन काम प्योर जहर का होता है, इस पर कोई रोक लगाई जाए। तो लखनऊ में दूध को लखनऊ के सड़कों पर बहवाया गया था, गोमती में गिराया गया था और मुलायम सिंह यादव का विरोध किया गया था और मुलायम सिंह की अपनी स्वजातीय यादव बिरादरी ने उनका बहिष्कार कर दिया था। मुलायम सिंह को वोट बैंक के लालच में झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि आप जहर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमको वोट दीजिए। लोकतंत्र में बहुत कुछ बढ़िया है, लेकिन कई चीजें साइड इफेक्ट भी होती हैं। कहा जाता है कि बुखार की दवा अगर खाइएगा तो किडनी का नुकसान होगा। उसी तरह से लोकतंत्र बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बहुत बार लोकतंत्र का साइड इफेक्ट होता है और उसका साइड इफेक्ट हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हमको इससे होशियार रहने की जरूरत है। अगर लोकतंत्र का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टेड हो कि बेनिफिट से ज्यादा नुकसान घातक होने लगे तो दवा को बदल देनी चाहिए। अब मैं अगर कहूंगा कि लोकतंत्र को बदल दिया जाए, ये तो उचित बात नहीं है और ठीक भी नहीं है, लेकिन उसमें सुधार तो हो सकता है। हमारा संविधान सुधारमान है और उसमें समय समय पर सुधार हुआ है। आपने सुना ना, फलाना अमेंडमेंट, फलाना अमेंडमेंट, फलाना अमेंडमेंट, अपने अपने मतलब का हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो एक जनहित का अमेंडमेंट क्यों नहीं ला सकते कि आपको जहरीली रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती और इस पर राजनीतिक विरोध वाले लोगों को बकवास करने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जनहित का मुद्दा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय किसान यूनियन के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी उसके मानने वाले लोग हैं, उनमें से कोई भी आदमी इस बात पर हामी भरेगा और इस बात पर एका बना पाएगा कि हाँ जी जहरीली चीज की हम उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा देशवासी मर रहा है, हमारा देशवासी मरीज हो रहा है। लेकिन आप तो इसकी मांग कर सकते हैं।
अगर राकेश टिकैत 10-20-50 भाड़े के लोगों को लेकर के दिल्ली की राजधानी रोक सकता है और अपनी बात मनवा सकता है और एक जन लुभावन और किसान हिताय बिल को वापस करने पर मजबूर कर सकता है, तो आप राकेश टिकैत और उनके टीम के विरुद्ध एक आंदोलन क्यों नहीं कर सकते जो आपके जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, आपको बीमार बना रहा है। क्योंकि इसमें ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना अगली है, ना पिछड़ी है, क्योंकि जहरीली रासायनिक पदार्थ मुसलमान को भी उतना ही नुकसान करता है जितना हिंदू को करता है, सवर्ण को भी उतना ही नुकसान करता है जितना पिछड़े को करता है, दलित को करता है और अति दलित को होता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ना तो कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। लेकिन जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो इन विषय पर बोल सकते हैं या जिनके बोलने का कोई महत्व है, मैं बोल रहा हूं, 2-4 लोग सुन रहे हैं, एक आध लोग शेयर कर देंगे, कितने लोगों मतलब नकारे में तूती की तरह से मेरी आवाज गौड़ हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को करोड़ों करोड़ों फॉलोअर होते हैं, लाखों लाखों लोग उनके वीडियो को एक एक बार में देखते हैं, वो लोग तो अपना ये ऑर्गेनिक खेती का सामान खाते हैं और आपके इस फसल को छूते भी नहीं है। तो उन तो करें कि हमने क्या करना, राकेश परमार मर रहा है तो मरे, भरत चतुर्वेदी मर रहे हैं तो मरे, इन लोगों का क्या, इन लोगों से हमारा क्या लेना देना भाई? क्योंकि मैं थोड़े उसको खा रहा हूं, मेरे पास तो पैसा है, आप ही को बेवकूफ बना करके अर्जित की वह धन है और हम तो चांद पर जाकर के खेती कर सकते हैं। और अगर चांद पर कोई शुद्ध वातावरण में तैयार किया फसल हो सकता है तो हम उसको मंगा सकते हैं। सरसों तेल तुम खाते हो मिलावट वाला, हम तो ऑलिव ऑयल में खाना खाते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। ऑलिव ऑयल तो तुमको छूने को नहीं मिलेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है और इस चीज से होशियार रहने की जरूरत है। आप देशवासियों से मैं मांग करता हूं कि बड़ा सुयोग है, एक बढ़िया मौका है, जब अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा परंपरागत खेती मतलब प्राकृतिक खेती पर एक लंबा चौड़ा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का समापन में बहुत बढ़िया भाषण दिया और कहा है कि हम लोग अपने पुराने और परंपरागत खेती की तरफ लौटे, क्योंकि इसकी उत्पादित फसलों में जहर नहीं है और आपको बीमार नहीं कर रही है। तो उसमें एक साथ ये भी मंगा दीजिए कि जब किसानों के साथ अगले समझौता टेबल पर वार्ता होगी तो आपका मुद्दा, भारत के आम जन का मुद्दा होगा कि रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगे। आपको सड़े गले और जहरीले चीजों को मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस पर बेचने का गारंटी चाहिए या मिनिमम सपोर्टिंग सेल्स प्राइस पर बेचने की गारंटी चाहिए। तो हमें भी एक बात की गारंटी चाहिए कि वो जो फसल आप बेचने की हमको गारंटी मांग रहे हैं पार्लियामेंट से, उसमें किसी तरह का जहर का इस्तेमाल ना हुआ हो, उसमें किसी तरह की जहरीली छिड़काव ना हुआ हो, जहरीली रसायन का इस्तेमाल ना हुआ हो। इस बात का लिखित आप दीजिए और एमएसपी लिखित हम देते हैं, तब जाकर के होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मरने के लिए तैयार रहिए। ये लोकतंत्र हुआ होता है, आपका बात कोई नहीं सुनता और जो सुनता है वो आपकी बात को समझता नहीं है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यह मुद्दा बड़ा ज्वलनशील है और आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें जात धर्म क्षेत्र समुदाय ना देखें, अपना जान देखें और संयुक्त रूप से सब लोग मिल करके मांग करें कि राकेश टिकैत और उनकी टीम अगर एमएसपी की गारंटी लेती है तो देश की जनता का एक मांग है कि आप जहरीली कीटनाशकों का छिड़काव ना करें, जहरीली रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, ताकि हमको जहर से निजात मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूं और किसी तरह की बीमारी रोग आपको छू न पाए, इन्हीं विषयों के साथ एक संशय आपके सामने छोड़ देता हूं कि विचार करिएगा। सुना जा रहा है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आने वाला है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है और इस पर बचाव का अभी तक कोई उपाय सूझ नहीं रहा है सरकार को। एक तरफ हेडिंग में ये आ रहा है कि कोरोना वेरिएंट बड़ा खतरनाक है, इससे बचाव कीजिए और जो डॉक्टर्स बताए उसे कीजिए, और उसके अगले फ्रेम में आ रहा है कि सरकार ने प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिया है। अब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब कोरोना की घातकता मारकता कम थी तो हमने बच्चों को अपने घरों में कैद कर रखा था, और जब ये और ज्यादा विकराल और घातक हो रहा है तो हमने बच्चों को काल के गाल में समाने के लिए क्यों छोड़ दिया है। इन प्रश्नों का जवाब अगर आपके पास हो तो कृपया हमें भी बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक फ्रेम में समाचार आ रहा है कि हमारे देश के साइंटिस्ट बड़ा परेशान है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमोजोन एमेजोन या कौन सा जोन है मुझे नहीं मालूम, बट वो पता ना किस जोन में जाकर के बीमारी फैला हुआ है और इस जोन में कब तक रहेगा और कहां तक रहेगा मैं नहीं जानता।
और दूसरे फ्रेम में आता है कि हमारे नौनिहालों को भी उस काल के गाल में समाने के लिए स्कूल में भेज दिया गया है। ये क्या फटा है, ये क्या बला है और ये क्या कला है, इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करिएगा, क्योंकि ये भी आपके और आपके नौनिहालों के जान से संबंधित है। जय हिंद, वंदे मातरम।